हेलो बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं 4 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि 1947 के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारी जनांकीय रूपरेखा कैसी थी, जीवन प्रत्याशा कैसी थी, ऑन एन एवरेज मतलब लोग कितना जीते थे, लोगों के बीच में जो हमारा हेल्थ सेक्टर था वो क्या दिखा रहा था, एजुकेशन का लेवल क्या था। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका जवाब आज की क्लास के अंदर हमें मिल जाएगा। तो चैप्टर 1 का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर हम जनांकीय रूपरेखा के बारे में समझने वाले हैं। तो आइए जरा समझते हैं भारत की जनांकीय संरचना कैसी थी 1947 के अंदर। मैं उस कुछ चीजों को आज के टाइम से भी कंपेयर करूंगा। देखो, आजकल हमारे देश के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स के रूप में, पॉली क्लिनिक्स के रूप में, छोटे हॉस्पिटल्स के रूप में और बड़े हॉस्पिटल एम्स जैसे हॉस्पिटल्स के रूप में आज हमारे देश के अंदर मौजूद है। ठीक है, हमारे देश के अंदर बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर्स, सर्जन्स मौजूद है, बहुत सारे नर्सेज मौजूद है और हमारे देश के अंदर एक हेल्थ सेक्टर ने एक अपना लोहा मनवाया कि हमारे देश का भी हेल्थ सेक्टर, कुछ इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे देश के हेल्थ सेक्टर में कुछ जान है। लेकिन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस दौरान हमारे को क्या क्या चीजें अपनी जनसंख्या के अंदर से हाईलाइट होती थी, बस वही क्वेश्चन हमारे सामने। जनांकीय रूपरेखा, सबसे पहले हमारे देश का जन्म दर और मृत्यु दर कैसा था। देखो, आजादी के समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही तेज था। जन्म दर तेज होना किस चीज को दर्शाता है? जन्म दर तेज होना किसी भी देश का इस चीज को दर्शाता है कि कोई फैमिली प्लानिंग नहीं थी, लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं थी, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी। जन्म दर बहुत तेज था, यानी कि हजार लोगों पर हर साल जो जन्म दर था देश का वो 48 था। 1000 लोगों पर 48 नए लोगों का जन्म यानी न्यू बॉर्न बेबीज पैदा होते थे, 48। और उतना ही क्या था मृत्यु दर। अच्छा, मृत्यु दर ज्यादा होने का मतलब भी क्या है कि हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल जान नहीं है। अगर हमारे देश के अंदर बहुत तेजी से लोगों की मौत होने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि देश के अंदर अच्छे डॉक्टर्स नहीं होंगे, हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं होगा, या देश के अंदर तरह तरह की बीमारियां होंगी, लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिल रहा, लोगों को साफ सुथरा वातावरण नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से लोगों को मृत्यु होती है। तो हमारे देश के अंदर 1947 में जन्म दर 1000 लोगों पर 48 और मृत्यु दर 1000 लोगों पर 40, यानी हर साल 1000 लोगों में से 40 लोगों की क्या हो जाया करती थी, मृत्यु हो जाती थी। इसे कहते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही देश के अंदर हाई थे, जो इस चीज को बिल्कुल साफ साफ शो करते हैं कि भारत का जो हेल्थ सेक्टर था, भारत का जो स्वास्थ्य था, भारत का जो स्वास्थ्य का स्तर था वो बहुत ज्यादा नीचे था। ठीक है, उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर अवस्था देश की व्यापक निर्धनता दिखाता है कि देश के अंदर कितने लोग गरीब थे, मतलब लोगों पर इतना भी पैसा नहीं था कि लोग हेल्थ सेक्टर को अफोर्ड कर सके। और हालांकि हॉस्पिटल वगैरह, क्लिनिक्स वगैरह भी देश के अंदर डॉक्टरों की अभाव थी। निर्धनता की अवस्था 2 बार लिख दिया कि अवस्था को बताते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 1947 में भारत की जनांकीय रूपरेखा को देखकर ये बात समझ में आती है कि भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा हाई था। अगले नंबर पे शिशु मृत्यु दर। अभी शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि जब हमारे देश के अंदर बच्चे पैदा होते हैं तो देखो 1 साल तक ना बच्चों के मरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। स्पेशली जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मरने के, उसके सर्वाइव करने के चांसेस सबसे ज्यादा कम होते हैं। तो क्योंकि उस समय पर जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय पर उसको बिल्कुल प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए, हेल्थ सेक्टर अच्छा होना चाहिए, देश के अंदर प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए माँ को भी और बच्चे को भी, तभी बच्चे के जीवित रहने की संभावनाएं ज्यादा होती है। आजकल तो क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी बच्चों का जन्म होता है, मैक्सिमम 99% आप मान सकते हो कि बच्चों का जन्म जो होता है हॉस्पिटल में होता है। हॉस्पिटल में बच्चों को प्रॉपर केयर मिलती है, माँ को भी बच्चे को भी प्रॉपर मेडिसिन मिलती है। तो कुल मिलाकर बहुत बेहतर है और हर एक बच्चे का डाटा भी इकट्ठा किया जाता है। लेकिन आज़ादी के समय हॉस्पिटल और क्लिनिक्स और डॉक्टर्स की कमी की वजह से ज़्यादातर जो बच्चे होते थे उनका जन्म घरों के अंदर ही होता था और ट्रेडिशनल तरीके से उनका इलाज किया जाता था। कोई भी हमारे पास भौतिक एक तरीके से इलाज नहीं था, मतलब कि कोई टेक्निकल इलाज हमारे पास नहीं हुआ करते थे उस समय, जैसा आज के टाइम पे मौजूद है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर बहुत ऊंची थी आज़ादी के समय, जो बच्चों की मरने की संख्या की बहुत ज्यादा थी। 1000 बच्चे जब पैदा होते थे तो उसमें से 218 बच्चों की तो तभी मृत्यु हो जाया करती थी, जबकि ये अब कितना हो चुका है, 33। कितना मेजर डिफरेंस है। आजादी के समय 218 बच्चे जब पैदा होते थे, 1000 बच्चों में से 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, जबकि ये डाटा अब कितना हो चुका है, सिर्फ 33। आज 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो सिर्फ 33 बच्चों की मृत्यु होती है। ये इस बात को का संकेत देता है कि भारत में अब अच्छे डॉक्टर्स हैं,
अच्छे नर्स है, भारत का जो मेडिकल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया, अच्छे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स भारत में मौजूद है। उच्च शिशु मृत्यु दर अत्यधिक निर्धनता तथा खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर संकेत करती है। ठीक है, दो बातें हो गई। अगले नंबर पे है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि लोग ना एवरेज कितना जीते थे। आज बोलते हैं कि लोग एवरेज लगभग 70 साल जीते हैं। अब ये नहीं कह रहा कि मतलब हर बंदा 70 साल ही जीता है, कोई बंदा पहले भी मर जाता है, कोई 90 साल 100 साल तक भी नहीं मरता। तो कहने का मतलब है कि एवरेज कितना है, एवरेज आज भारत में लगभग एवरेज है 70 साल। और भारत में उस समय आजाद 1947 में भारत में जीवन प्रत्याशा का एवरेज था 32 साल। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा 32 साल में मर जाता था, कुछ ज्यादा पे और कुछ कम पे, लेकिन एवरेज निकालते थे तो 32 साल निकलता था। ये इस बात का संकेत देता है कि भारत में बहुत सारी जानलेवा बीमारियां थी जिसका इलाज नहीं था, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु होती थी, हॉस्पिटल्स की कमी थी। लेकिन अब भारत में बहुत सारी बीमारियों का इलाज आ चुका है। भारत में अच्छे हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर केयर की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियों से भी लोग क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। इसलिए जीवन प्रत्याशा 32 से बढ़कर अभी भारत में कितनी हो गई है, 70। देखो, आजादी के समय भारत की जीवन प्रत्याशा सिर्फ 32 साल थी। जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष थी, जबकि वर्तमान में बढ़कर 69 साल हो चुकी है। हालांकि 70 कहीं कहीं लिखा हुआ है। निम्न जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, जागरूकता का अभाव तथा स्वास्थ्य सुधार के लिए संसाधनों के अभाव को व्यक्त करता है। अंग्रेज सरकार जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो हेल्थ सेक्टर पे बिल्कुल ना के बराबर खर्च करती थी। सेम उनका एजुकेशन के साथ भी ऐसा ही था। ठीक है, हालांकि खर्च तो वो किसी भी चीज के लिए नहीं करते थे। खर्च वो कहाँ करते थे, अपने युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए, प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था। अगले नंबर पे है साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब क्या होता है? साक्षरता दर का मतलब कितने लोग पढ़े लिखे थे देश के अंदर, कितने लोग ऐसे थे जो साक्षर थे, मतलब कि देखकर पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। उन लोगों की हमारे देश के अंदर कितनी संख्या थी? साक्षरता दर उन लोगों को शामिल किया जाता है जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। स्कूल तो छोड़ो, देखो एक व्यक्ति अगर कभी स्कूल नहीं गया, अगर वो देखकर बुक को, अपनी किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सकता है और लिख सकता है, राइट कर सकता है, तो वो साक्षर है। भारत में आज मैं अगर बात करता हूं तो लगभग 80% लोग आज भारत में साक्षर हो गए होंगे। लगभग सबको ही कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ना और लिखना तो आता ही है, भले वो स्कूल गया हो, नहीं गया हो, ना गया हो, भले उसने 10th तक पढ़ाई करी हो, 12th तक पढ़ाई करी हो। ठीक है, तो आजकल तो भारत के अंदर एजुकेटेड लोग भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। एजुकेटेड जो अपना कॉलेज पास आउट कर चुके हैं ना, 16% से भी कम लोग सिर्फ थे, है ना, 16% से भी कम थी। यह भी सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन की निशानी है। स्त्री साक्षरता दर तो और भी कम थी, यह सिर्फ केवल 7% थी। यह समाज में पाए जाने वाले लिंग भेद का सूचक है। भारत के अंदर साक्षरता दर बहुत कम थी। साक्षरता दर भारत में सिर्फ 16% लोग ऐसे थे जो किसी एक लैंग्वेज को लिख सकते थे या पढ़ सकते थे। ऐसे लोगों की संख्या भी कम थी। और स्त्री में तो ये और भी कम थी। महिलाएं, सिर्फ 7% महिलाएं देश के अंदर किसी एक लैंग्वेज को देखकर पढ़ सकती थी और लिख सकती थी। इतनी बुरी स्थिति थी। ये इस बात की निशानी है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा कमज़ोर था 1947 के अंदर। 1947 में जन्म दर, मृत्यु दर मैंने आपको बताया, शिशु मृत्यु दर की क्या हालत थी, जीवन प्रत्याशा कैसी थी और साक्षरता दर कैसी थी। तो एग्जाम में आएगा तो यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से नोट्स में आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को लिखना है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही।